हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं वैभव प्रकाश एग्जाम हब पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई का कार्य बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा। देखिए, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 2 तारीख से 4 तारीख के मध्य उत्तर प्रदेश की टीईटी परीक्षा संचालित की जाएगी, जिसमें एक टॉपिक है इन्वायरमेंटल स्टडीज के अंतर्गत जिस मेले, मतलब उत्तर प्रदेश के मेले। अब आज हम उन्हीं मेलों पर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक विविधताओं और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। इस राज्य की संस्कृति की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति यहाँ आयोजित होने वाले मेलों और उत्सवों में देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश में लगभग कितने 2250 मेले लगते हैं भाई साहब। 2250 से भी अधिक मेले आयोजित होते हैं, जिनमें से सर्वाधिक मेले मथुरा, कानपुर, हमीरपुर और झांसी में लगते हैं। मथुरा में कितने हैं? 86 लगभग। कानपुर में लगभग 80 मेले आयोजित होते हैं। हमीरपुर में प्रतिवर्ष 79 यानी कि 79 मेले आयोजित होते हैं और झांसी में लगभग 78 यानी कि 78 मेले आयोजित होते हैं। और आप एक बात ये भी नोट कर लीजिए कि ये मेले केवल व्यापार या मनोरंजन के साधन नहीं है, बल्कि ये भारत की विविधता में एकता और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जीवंत करते हैं। अब विविधता में एकता का मतलब क्या है कि विविधता में एकता को आप ये बात समझिए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, ठीक। और वसुधैव कुटुंबकम का मतलब तो आप जानते ही होंगे। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब कि पूरी पृथ्वी जो है वो हमारा परिवार है। अब आइए हम लोग उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्षेत्रीय स्थानीय मेलों की एक विस्तृत और वर्गीकृत सूची के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है महाकुंभ और कुंभ मेला, जो प्रयागराज में लगता है। ये विश्व का, ये बात आप याद रखिए कि ये विश्व का जो है सबसे बड़ा सांस्कृतिक समागम है। क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक समागम है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए। क्या करिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए। अब कहाँ होता है महाकुंभ या कुंभ मेला? तो ये लगता है प्रयागराज में और त्रिवेणी संगम पर। त्रिवेणी संगम क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रयागराज जो है गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन स्थल है। मतलब वहां पे सरस्वती हमको नजर नहीं आती, फिर भी गंगा, यमुना और सरस्वती का अदृश्य मिलन स्थल है, इसीलिए इसको त्रिवेणी संगम कहते हैं। अब समय क्या है कि कुंभ जो है वो प्रत्येक 6 वर्ष में, अर्ध कुंभ जिसको कहते हैं, और महाकुंभ प्रत्येक 12 वर्ष में, जो पौष और माघ मास में होता है। कब होता है? पौष और माघ मास में। अब इसकी धार्मिक या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो लिखा है कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, जो हिंदुओं में पौराणिक कथाएं हैं उनके अनुसार, जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से अमृत कलश निकला। क्या निकला? अमृत कलश। इस कलश को असुरों से बचाने के लिए जब भगवान धन्वंतरी और जयंत भाग रहे थे तो पृथ्वी पर 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी, जिनमें से पहला स्थान प्रयागराज, दूसरा हरिद्वार, तीसरा उज्जैन और चौथा क्या था? नासिक। प्रयागराज में जहां पर वो अमृत की बूंदें गिरी, वहीं यमुना और सरस्वती के संगम का स्थान है। क्या है? यमुना और सरस्वती के संगम का वही स्थान है जहां पर वो अमृत की बूंद गिरी। इसलिए क्या है कि इस स्थान का महत्व सबसे अधिक माना जाता है। अब इस कुंभ या महाकुंभ की विशेषताएं क्या है कि ये जो है प्रयागराज कुंभ मेला जो है वो यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्राप्त है। क्या है? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए बेहतरीन तरीके से। मुझे ऐसा महसूस होता है कि अगर प्रयागराज से संबंधित या महाकुंभ से संबंधित कोई क्वेश्चन अब की बार यूपीटीटी में आएगा तो उसमें यही प्रश्न आएगा कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, ये बस ये 3 शब्द ये आ सकते हैं। अब उसके बाद में देखिए शाही स्नान के बारे में बात करें अगर, तो कुंभ का मुख्य
आकर्षण जो है विभिन्न अखाड़ों जैसे जूना अखाड़ा है, निरंजनी अखाड़ा है, महानिर्वाणी है के नागा साधुओं, महामंडलेश्वरों और संतों का शाही स्नान होता है। वे पारंपरिक हथियारों, शंखनाद और हाथी घोड़ों के साथ जुलूस के रूप में संगम तट पर पहुंचते हैं। ठीक, उसके बाद कल्पवास एक शब्द है। अब ये कल्पवास क्या होता है कि माघ के महीने में लाखों श्रद्धालु एक महीने तक संगम तट पर तंबू में रहकर सात्विक जीवन जीते हैं, जिसे कल्पवास कहा जाता है। वे दिन में 3 बार स्नान करते हैं, केवल एक समय भोजन करते हैं और धार्मिक ग्रंथों का पाठ करते हैं। मतलब ये सारी प्रक्रिया क्या कहलाती है? कल्पवास कहलाती है। बात समझ में आ रही है आपको? उसके बाद वैश्विक आकर्षण के बारे में अगर बात करें तो यह दुनिया का सबसे बड़ा मानव जमावड़ा है, जहां करोड़ों की संख्या में देशी विदेशी पर्यटक और श्रद्धालु बिना किसी आमंत्रण के अपनी अगाध श्रद्धा के कारण खींचे चले आते हैं। इतनी बातें ये महाकुंभ की हैं जो आपको याद रखनी है। अब देखिए, एक बात आप समझिए कि पिछली जो परीक्षाएं हुई हैं, मैंने आपको पिछली भी क्लास में बताया था कि अभी कुछ समय पहले पीजीटी का एग्जाम हुआ, उसके बाद टीजीटी का एग्जाम हुआ। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो भी एग्जाम ले रहा है वो बहुत डीप और घुमावदार प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए ये सारी जानकारियां आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम लोग चलते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के मेलों पे। तो नंबर 1 पे आता है भाई साहब बटेश्वर मेला, जो आगरा में लगता है। इसका स्थान क्या है? बटेश्वर, आगरा से लगभग 70 किमी दूर यमुना नदी के तट पर। ठीक है। समय क्या है, ये कब लगता है? तो कार्तिक मास शुक्ल पक्ष के पंचमी से शुरू होता है। मतलब अगर अंग्रेजी महीनों की हम बात करें तो अक्टूबर और नवंबर में ये मेला आयोजित किया जाता है। अब इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? देखिए, पशु मेला, यह भारत के सबसे बड़े ऊंट और पशु मेलों में से एक है। यहाँ राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा से बड़ी संख्या में पशु व्यापारी आते हैं। दूसरा पॉइंट जो है वो है धार्मिक महत्व। बटेश्वर को भगवान शिव के सम्मान में भदावर के राजा द्वारा बनवाया गया था। बटेश्वर जो मंदिर है उसे भगवान शिव के सम्मान में भदावर के जो राजा थे उन्होंने बनवाया था। यहाँ यमुना नदी के किनारे एक कतार में 101 शिव मंदिर है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कितने? 101 शिव मंदिर स्थित हैं, जो स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। अब सांस्कृतिक आदान प्रदान क्या है? यह मेला ब्रज संस्कृति और राजस्थानी संस्कृति का एक अनूठा संगम है। मतलब यहाँ आपको ब्रज संस्कृति और राजस्थानी संस्कृति का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। उसके बाद आगे अगर हम बढ़ें तो फिर हमारा आता है देवा शरीफ मेला, जो बाराबंकी में लगता है। अब बाराबंकी कहाँ है? ये देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है? देवा, ये बाराबंकी में है, जो लखनऊ से महज मान के चलिए आप लगभग यही कोई 35-36 किलोमीटर की दूरी पर है। अब ये लगता कब है? तो भाई साहब ये लगता है कार्तिक मास में, अक्टूबर और नवंबर में। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह के वार्षिक उर्स के अवसर पर। किसके? कि जो सूफी संत थे हाजी वारिस अली शाह, उनके वार्षिक उर्स के अवसर पर यह मेला आयोजित किया जाता है। अब इसकी विशेषताओं में अगर देखें तो यह मेला हिंदू मुस्लिम एकता और सूफीवाद की जीवंत मिसाल है। वारिस अली शाह का संदेश था कि जो रब है वही राम है, इसलिए यहाँ दोनों धर्मों के लोग समान श्रद्धा से आते हैं। क्या उन्होंने वारिस अली शाह ने क्या कहा था? कि जो रब है वही राम है, इसलिए यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग समान श्रद्धा से आते हैं। अब सांस्कृतिक कार्यक्रम है क्या यहाँ? कि मेले के दौरान अखिल भारतीय मुशायरा, कव्वाली, शास्त्रीय संगीत और सूफी गीतों का भव्य आयोजन किया जाता है। अब अगर व्यापार की दृष्टि से देखें तो यहाँ बड़े पैमाने पर हस्तशिल्प, कृषि उपकरण और घरेलू सामानों का बाजार सजता है। क्या होता है? हस्तशिल्प, कृषि उपकरण और घरेलू सामानों का बाजार सस्ता है। उसके बाद आगे अगर बढ़ें तो अगला जो इंपॉर्टेंट मेला है भैया वो है नौचंदी मेला।
ये मेरठ में लगता है। ये कहाँ लगता है? नौचंदी मैदान मेरठ में। और ये होली के ठीक एक सप्ताह बाद यानी कि मार्च अप्रैल में लगभग एक महीने तक चलता है। अब इसकी विशेषताओं में अगर बात करें तो इस मेले की सबसे अनूठी विशेषता यह है कि यह एक तरफ नौचंडी देवी मंदिर और दूसरी तरफ सूफी संत सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह के ठीक बीच में आयोजित होता है। मंदिर के घंटे और दरगाह की अजान एक साथ गूंजती है। मतलब यह मेला जो है वो हिंदू मुस्लिम एकता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। अब क्रांतिकारी इतिहास की अगर बात करें तो इस मेले का इतिहास 1857 की क्रांति से जुड़ा है। मेरठ के स्वतंत्रता सेनानी यहाँ गुप्त बैठकें करते थे। मतलब यह मेला जहां लगता है उस स्थान पर मेरठ के जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो गुप्त बैठकें किया करते थे। अब देखिए मनोरंजन और कला की अगर बात करें तो यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मनोरंजक मेला है, जहां नौटंकी, सर्कस, कवि सम्मेलन, हस्तशिल्प की भारी मांग होती है। बातें समझ रहे हैं ना आप? देखिए, अगर आपको कोनो समस्या है तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं, हम उस पर जो है गहन विचार करेंगे और सुधार करेंगे। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं बलिया की तरफ, जहां लगता है दादरी मेला। कौन सा मेला? दादरी मेला। ये कहाँ लगता है? बलिया जिला, गंगा और सरयू नदी के संगम के पास। मतलब जहां गंगा से सरयू नदी का संगम होता है वहां पे लगता है दादरी मेला। और इसका समय क्या होता है भैया? तो ये कार्तिक पूर्णिमा यानी कि नवंबर के मास में। अगर अंग्रेजी में बात करें तो नवंबर, और हिंदू हिंदू कैलेंडर के अनुसार बात करें तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह मेला आयोजित किया जाता है। अब इस मेले की विशेषताएं क्या है कि यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है। क्या है? यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है। पहला पशु मेला कहाँ लगता है? बिहार के सोनपुर मेले के बाद। मतलब बिहार का जो सोनपुर में मेला लगता है वो दुनिया का, मतलब भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है। उसके बाद अगर देश का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला कोई माना जाता है तो वो माना जाता है कौन सा? दादरी मेला, जो बलिया में लगता है। अब ऐतिहासिक संदर्भ में अगर इसकी बात करें तो यह मेला महर्षि भृगु के शिष्य दरदर मुनि की स्मृति में आयोजित किया जाता है। किसकी स्मृति में? दरदर मुनि की स्मृति में। और इस मेले की एक खास बात है कि यहाँ एक मीना बाजार लगता है। मीना बाजार का मतलब क्या है कि मेले का जो दूसरा चरण है मीना बाजार के नाम से जाना जाता है, जहां महिलाओं के श्रृंगार, मिट्टी के बर्तन, लकड़ी के खिलौने और पारंपरिक मिठाइयों की सैकड़ों दुकानें सजती हैं। बात समझ रहे हैं आप? देखिए, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब हम लोग चलते हैं ब्रज की ओर। ब्रज क्षेत्र के जो प्रसिद्ध मेले हैं। अब ब्रज क्षेत्र में आता क्या है? मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन। देखिए, ये क्या है कि भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली होने के कारण ब्रज क्षेत्र मेलों और उत्सवों का गढ़ माना जाता है। क्या है कि ब्रज क्षेत्र जो है वो भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली होने के कारण मेलों और उत्सवों का क्या माना जाता है? गढ़। यहाँ साल के 365 दिन कोई ना कोई उत्सव चलता ही रहता है। अगर आप ब्रज जाएंगे या मथुरा जाएंगे या वृंदावन जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो वहां कोई ना कोई उत्सव चलता ही रहता है। अब उसके लिए हमने आपके लिए एक लिस्ट तैयार की है, जिसमें देखिए पहला मेला जो है वो हरिदास जयंती मेला है। क्या है? हरिदास जयंती मेला। यह कहाँ आयोजित होता है? वृंदावन। जिला कौन सा है? मथुरा। कहाँ? जिला है मथुरा। और ये कब आयोजित होता है? भाद्रपद मास में। मतलब भाद्रपद मास जब कृष्ण जी का जन्म हुआ था। मतलब अगर अंग्रेजी महीनों की बात करें तो अगस्त और सितंबर माह। इसमें क्या होता है कि स्वामी हरिदास जो तानसेन के गुरु और बांके बिहारी जी के प्राकट्यकर्ता, क्या थे? बांके बिहारी जी के प्राकट्यकर्ता और तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक थे और संगीतकार थे, बहुत बड़े संगीतकार थे। ठीक है, तो तानसेन के गुरु कौन थे? स्वामी हरिदास।
उनकी स्मृति में यह मेला आयोजित किया जाता है। यहाँ देश के महान शास्त्रीय संगीतकार अपनी कला की प्रस्तुति देते हैं। उसके बाद दूसरा मेला जो ब्रज क्षेत्र में लगता है वह है मुड़िया पूनो मेला। क्या है? मुड़िया पूनो मेला। यह गोवर्धन में लगता है, गोवर्धन। और जिला कौन सा है? मथुरा। मतलब अगर आपके पास ऑप्शन में गोवर्धन नहीं है और मथुरा दिया है तो आप कौन सा टिक करेंगे? मथुरा टिक करेंगे। यह कब लगता है? तो भाई साहब ये लगता है आषाढ़ पूर्णिमा के दिन, यानी कि गुरु पूर्णिमा जिसको कहते हैं। गोवर्धन पर्वत की 21 किलोमीटर की परिक्रमा के लिए प्रसिद्ध है। मतलब यह मेला क्यों प्रसिद्ध है कि गोवर्धन पर्वत की जो 21 किलोमीटर की रेंज है उसकी परिक्रमा के लिए प्रसिद्ध है। और लाखों श्रद्धालु गिरिराज महाराज की जय जयकार करते हुए परिक्रमा करते हैं। क्या करते हैं? लाखों श्रद्धालु जो हैं वो गिरिराज महाराज की जय जयकार करते हुए परिक्रमा करते हैं। उसके बाद भाई साहब एक मेला और है जिसको कहते हैं कंस वध मेला। ये मथुरा और फतेहपुर सीकरी में लगता है। यहाँ पर सीकरनी लिखा है भाई साहब, ये इसको आप सही कर लीजिएगा, ये फतेहपुर सीकरी है। और ये कब लगता है? कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को लगता है। मतलब कार्तिक मास की जो शुक्ल पक्ष होता है कार्तिक मास का, उसकी 10वीं तिथि को लगाया जाता है। और इसकी जो विशेषता है वो ये है कि भगवान कृष्ण द्वारा कंस के वध के उपलक्ष्य में लगाया जाता है। कंस का एक विशाल पुतला बनाया जाता है जिसे प्रतीकात्मक रूप से लाठियों से क्या किया जाता है? प्रतीकात्मक रूप से उसको लाठियों से तोड़ा जाता है। मतलब कंस की एक विशाल प्रतिमा बनाई जाती है जिसे लाठियों से तोड़ा जाता है और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कंस वध मेला। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही ना? कमेंट करते रहिए आप लोग। उसके बाद में ब्रज क्षेत्र में जो अगला मेला लगता है वो है देव छठ मेला। क्या है? देव छठ मेला। ये कहाँ लगता है भैया? ये लगता है, इसका जो आयोजन स्थल है वो है दाऊजी। और ये दाऊजी जो है एक छोटा सा कस्बा है मथुरा शहर का। क्या है? मथुरा शहर का छोटा सा कस्बा है। और ये कब लगता है? भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष, भाद्रपद मास जो होता है उसकी कृष्ण पक्ष की षष्ठी को, यानी कि अगर हम अपनी देहाती भाषा में बात करें तो छठी, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की जो छठी होती है उस दिन ये मेला लगता है। और इसमें क्या होता है कि भगवान कृष्ण के बड़े भाई, भगवान कृष्ण के जो बड़े भाई हैं बलदाऊ यानी कि दाऊ जी, बलराम जिनको कहते हैं, के मंदिर में हुरंगा यानी कि होली जैसा उत्सव और भव्य मेला आयोजित होता है। ये है इसकी विशेषता। अब उसके बाद अगले मेले की बात करें तो एक मेला लगता है झूला मेला। ये कहाँ कहाँ लगता है भैया? अयोध्या और वृंदावन, दो जगह पे ये मेला आयोजित किया जाता है। कहाँ लगता है? अयोध्या और वृंदावन। और ये मेला जो लगता है भैया वो श्रावण मास यानी कि जिसको सावन कहते हैं, सावन में लगता है। तो क्या होता है, इसकी विशेषता क्या है कि सावन के महीने में मंदिरों में भगवान राधा कृष्ण वृंदावन में और सिया राम अयोध्या में, मतलब वृंदावन में जो है वो भगवान राधा कृष्ण और अयोध्या में अगर बात करें तो भगवान सिया राम को भव्य झूलों में विराजमान कर उत्सव मनाया जाता है। और उसी उत्सव को क्या कहते हैं? झूला मेला। बात समझ में आ रही है? उसके बाद अगर हम बात करें कि अगला मेला कौन सा है तो है लठमार होली मेला। भाई साहब ये मेला वाकई में काबिल तारीफ है। बरसाना और नंदगांव दो जगह आयोजित होता है। और कब होता है? फाल्गुन मास में, मतलब होली के समय। विश्व प्रसिद्ध होली उत्सव है ये। मतलब ये ऐसा उत्सव है जो देश विदेश में प्रसिद्ध है, जहां नंदगांव के हुरियारे, मतलब पुरुषों को क्या कहते हैं? हुरियारे, बरसाने की हुरियारिनों यानी कि महिलाओं के साथ होली खेलने आते हैं और महिलाएं लाठियों से उनका स्वागत करती हैं। बात समझ रहे हैं आप? इतनी बातें आपको क्लियर है ना? इसको आप नोट भी करते चलिएगा। प्रयास ये करिएगा कि इसको नोट कर लीजिए, 60 तरीके से नोट करिए। और मैं पूरी आशा करता हूं कि इसके अलावा उत्तर प्रदेश टीईटी 2026 में अगर आपसे कोई क्वेश्चन आ जाए तो फिर तो वही है कि कुछ भी पूछ सकते हैं, आयोग वाले हैं, वो उनकी मर्जी है।
अदरवाइज आप ये समझ लीजिए कि ये जो मैटर मैं आपके लिए लेकर के आया हूं ये ऐसा मैटर है कि इसके अलावा यूपीटीईटी में कोई क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। अब देखिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा यह है कि अवध और पूर्वांचल क्षेत्र के धार्मिक और सांस्कृतिक मेलों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए एक माघ मेला लगता है जो कहाँ लगता है, प्रयागराज में। अब इसकी विशेषता क्या है, यह कुंभ मेला जो लगता है उसका ही क्या है, वार्षिक रूप है। प्रत्येक वर्ष जिन वर्षों में कुंभ या अर्धकुंभ नहीं होता, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जिन वर्षों में कुंभ या अर्धकुंभ नहीं होता उन वर्षों में क्या लगता है, माघ मेला लगता है। और ये मेला कब लगता है, जनवरी फरवरी के महीने में, जनवरी फरवरी के महीने में। और अगर हिंदू कैलेंडर के अनुसार बात करें तो ये माघ माह में लगता है। जनवरी फरवरी के महीने में कहाँ लगता है, संगम तट पर माघ मेला आयोजित किया जाता है। और कल्पवासी यहाँ आकर के पूरे महीने निवास करते हैं। मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी इसके मुख्य स्नान पर्व है। इतनी बातें क्लियर हैं। देखिए अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है और आपको लग रहा है कि आपको ऐसा मैटर दिया जा रहा है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अब देखिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो है रामायण मेला जो अयोध्या और चित्रकूट दो स्थानों में लगता है। इसकी विशेषता क्या है कि ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के प्रयास, मतलब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो थे उनके प्रयासों से शुरू हुआ यह मेला भगवान राम के जीवन मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम है। अयोध्या में यह कार्तिक या मार्गशीर्ष में और चित्रकूट में भी आयोजित होता है। मतलब अयोध्या में भी और चित्रकूट में भी यह किस महीने में, कार्तिक और मार्गशीर्ष महीने में आयोजित होता है। यहाँ रामायण पर आधारित संगोष्ठियां, प्रवचन, रामलीला और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होती हैं। ठीक, उसके बाद अगले मेले की ओर चलते हैं। तो यह है परिक्रमा मेला जो अयोध्या और नैमिषारण जिसको कहते हैं वहां दो जगह पे होता है। अब देखिए अयोध्या में क्या होता है कि यहाँ कार्तिक मास में 14 कोसी और 5 कोसी परिक्रमा मेला लगता है जिसमें लाखों श्रद्धालु अयोध्या धाम की पैदल परिक्रमा कर पुण्य कमाते हैं। और नैमिषारण्य मतलब सीतापुर जिला है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है सीतापुर, जहां एक स्थान है नैमिषारण्य। वहां ये कब लगता है, फाल्गुन मास में 84 कोसी परिक्रमा मेला लगता है। मान्यता है कि इस पावन भूमि की परिक्रमा करने से सभी तीर्थों की यात्रा का फल मिल जाता है। उसके बाद अगला मेला जो है, ये मेला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई साहब ये योगी जी के जो है संसदीय क्षेत्र में लगता है। और इस मेले का नाम है खिचड़ी मेला गोरखपुर। ठीक है, क्या है, खिचड़ी मेला गोरखपुर। मतलब ये मेला कहाँ लगता है, गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में, जहाँ के योगी जी जो है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो क्या है, गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं। इसीलिए मेला इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये लगता कब है, तो ये लगता है मकर संक्रांति यानी 14 या तो 15 जनवरी से शुरू होकर पूरे एक महीने तक, मतलब मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है और उसके बाद पूरे एक महीने तक चलता है। अब इसकी विशेषताओं में अगर बात करें तो यह मेला गुरु गोरखनाथ के प्रति अगाध श्रद्धा का प्रतीक है। मतलब जो गुरु थे योगी जी के, उनके प्रति अगाध श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। अब धार्मिक मान्यता क्या है कि माना जाता है कि त्रेता युग में नेपाल के राजा और आम लोगों ने बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी अर्पित की थी। आज भी मकर संक्रांति के दिन पहली खिचड़ी नेपाल राज परिवार की ओर से चढ़ाई जाती है। ये पॉइंट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में भी मकर संक्रांति के दिन पहली खिचड़ी जो गोरखनाथ मंदिर में चढ़ाई जाती है वो नेपाल के राज परिवार की ओर से चढ़ाई जाती है। इसके बाद लाखों श्रद्धालु बाबा को खिचड़ी यानी कि चावल दाल घी का मिश्रण अर्पित करते हैं। पॉइंट समझ में आया आपको? अच्छा चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। अब हम लोग पहुंचते हैं बुंदेलखंड की तरफ, बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोक मेलों की तरफ। इसमें
जो पहला मेला है वो कालिंजर मेला है, जो बांदा जिले में आयोजित किया जाता है। मतलब ये कहाँ आयोजित किया जाता है? कालिंजर दुर्ग बांदा, यानी कि बुंदेलखंड के बांदा जिले में कालिंजर दुर्ग में ये मेला आयोजित किया जाता है। और ये होता कब है? तो कार्तिक पूर्णिमा से शुरू होता है। यह मेला जो ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। कारिंजल किले के अंदर स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो जिस तरह से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल, उस हिसाब से आपसे डीप क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। तो आप इसको जरूर याद रखिए कि कालिंजर किले के अंदर जो नीलकंठ महादेव मंदिर है, उसमें शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए इस मेले में हजारों लोग आते हैं। बुंदेलखंड के लोक नृत्य जैसे राई और दीवारी इस मेले के मुख्य आकर्षण होते हैं। क्या होते हैं? कि बुंदेलखंड के जो लोक नृत्य हैं, राई और दीवारी, इस मेले के मुख्य आकर्षण होते हैं। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं सैयद सलार मेला, जो बहराइच जिले में लगता है। ये कहाँ लगता है भैया? एग्जैक्ट लोकेशन ये है कि गाजी मियाँ जो है उनकी दरगाह है, एक गाजी मियाँ है, उनकी दरगाह पे ये मेला लगता है बहराइच जिले में। और ये लगता कब है? तो ज्येष्ठ के महीने के पहले रविवार से शुरू होता है। मतलब जेठ का जो महीना होता है उसके पहले रविवार से यह मेला शुरू होता है और फिर लगभग 1 महीने तक चलता है। अब इस मेले की विशेषता यह है कि ये मेला जो है सूफी संत सैयद सलार मसूद गाजी की याद में मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? तो सैयद सलार मसूद गाजी की याद में मनाया जाता है। यहाँ देश विदेश से मन्नतें मांगने लोग आते हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समान रूप से दरगाह पर चादर और निशान, निशान का मतलब क्या है? झंडे चढ़ाते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? कि ये जो मेला है वो जो सूफी संत थे सैयद सलार मसूद गाजी, उनकी याद में मनाया जाता है। और इस मेले में क्या होता है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही उनकी दरगाह पर क्या करते हैं? चादर और झंडे चढ़ाते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? उसके बाद अगला चलते हैं तो शाकंभरी मेला, ये सहारनपुर में लगता है। और सहारनपुर में जो एग्जैक्ट लोकेशन है इसकी वो है शाकंभरी पहाड़ियां सहारनपुर। ठीक। अब ये मेला लगता कब है? तो अगर हिंदू कैलेंडर के अनुसार बात करें तो अश्विन और चैत्र नवरात्रि 2 बार। लेकिन अगर अंग्रेजी कैलेंडर के माध्यम से बात करें, आंग्ल कैलेंडर के माध्यम से बात करें तो मार्च अप्रैल और सितंबर अक्टूबर, ये साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला है, ये हिमालय की पर्वत श्रृंखला है भाई साहब, इसको याद रखिएगा आप। क्या है? हिमालय की जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला है उसकी तलहटी में स्थित मां शाकंभरी देवी के इस मंदिर में लगने वाला मेला उत्तर भारत के प्रमुख शक्तिपीठ मेलों में से एक है। माता शाकंभरी को वनस्पतियों की देवी माना जाता है, जिन्होंने अकाल के समय अपने शरीर से फल और सब्जियां उत्पन्न की थी, ऐसा हिंदू पौराणिक कथाओं में माना जाता है। आगे बात करते हैं, अगले मेले की बात करते हैं तो अगला मेला है सोरो सूकर क्षेत्र मेला। यह मेला कहाँ? कासगंज जिले में आयोजित होता है। और एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो है सोरो कासगंज, ये गंगा तट पर है। और ये मेला लगता कब है? तो मार्गशीर्ष एकादशी से पूर्णिमा तक। मतलब जो मार्गशीर्ष माह की एकादशी होती है उस एकादशी से पूर्णिमा तक ये मेला आयोजित किया जाता है। इस मेले की जो विशेषता है वो ये है कि ये भगवान विष्णु के 12 अवतार मतलब सूकर अवतार की स्मृति में यह मेला आयोजित किया जाता है। मान्यता है कि भगवान बारह ने यहीं पर हिरण्याक्ष का वध किया था और पृथ्वी को मुक्त कराया था। यहाँ स्थित हरिपदी गंगा में स्नान का बहुत ही महत्व है। तो आपको इस मेले में जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि ये मेला किसकी स्मृति में लगाया जाता है? तो भगवान विष्णु के 12 अवतार यानी कि सूकर अवतार की स्मृति में लगाया जाता है। अब उसके बाद में जो उत्तर प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण मेले हैं उनको हम लोग एक नजर में देखते हैं। एक है मेला गोला गोकर्ण नाथ मेला। ये कहाँ लगता है? लखीमपुर खीरी। इसका जो मुख्य आकर्षण और विशेषता है वह यह है कि छोटी काशी कहे जाने वाले गोला गोकर्ण नाथ में मकर संक्रांति और महाशिवरात्रि पर
विशाल मेला लगता है। यहाँ भगवान शिव का पौराणिक मंदिर है। उसके बाद अगला मेला जो है वह है गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेला। ये हापुड़ में आयोजित किया जाता है और कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा नदी के तट पर विशाल स्नान मेला। यह क्या है कि कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा नदी के तट पर यह एक विशाल स्नान मेला है। यहाँ जो लोग आते हैं वो अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए दीपदान भी करते हैं। क्या करते हैं? पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए दीपदान करते हैं। उसके बाद भाई साहब एक है बेरिया घाट मेला। ये मेला जो है, ये मेला उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में आयोजित किया जाता है और जो आयोजित कब किया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा पर। कब आयोजित किया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा पर। इसके बारे में बस आप इतना ही याद रखें। उसके बाद एक है मकनपुर मेला। ये बिल्हौर कानपुर जिले का एक शहर है, छोटा सा कस्बा है बिल्हौर, वहां आयोजित किया जाता है। यह सूफी संत शाह मदार की दरगाह पर आयोजित किया जाता है। इस मेले की खासियत यह है कि यहाँ ऊंटों और घोड़ों का बहुत बड़ा बाजार लगता है। मकनपुर मेला, यहाँ ऊंट और घोड़े ये जो है इनका बाजार लगता है। उसके बाद एक मेला भाई साहब ये है ढाई घाट मेला, जो कहाँ लगता है? शाहजहांपुर में। गंगा नदी के किनारे कार्तिक मास में आयोजित होने वाला एक बहुत बड़ा क्षेत्रीय मेला है। क्या क्या है कि गंगा नदी के किनारे कार्तिक मास में आयोजित होने वाला एक बहुत बड़ा क्षेत्रीय मेला है। अब हम लोग अगले मेले की ओर चलते हैं, तो है गोविंद साहब मेला। यह कहाँ लगता है? अंबेडकर नगर जिला है एक, उस जिले के एक कस्बे में अतरौलिया, अंबेडकर नगर जिले के अतरौलिया में यह मेला आयोजित किया जाता है, जहां महात्मा गोविंद साहब की स्मृति में खद्दर के वस्त्रों मतलब खादी के वस्त्रों, बर्तनों और कृषि उपकरणों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। यह मेला क्यों प्रसिद्ध है? खादी के वस्त्र, बर्तन और कृषि उपकरणों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद कजली मेला की बात करें तो कजली मेला कहाँ लगता है? महोबा बुंदेलखंड। सावन के महीने में आल्हा ऊदल की वीर गाथाओं और शौर्य की याद में मनाया जाने वाला ऐतिहासिक लोक मेला है। कौन सा मेला? कि आल्हा ऊदल की वीर गाथाओं और शौर्य की याद में मनाया जाने वाला ऐतिहासिक लोक मेला कौन सा है? तो कजली मेला है। बातें आपको समझ में आ रही है ना? क्लियर है ना? अब देखिए उसके बाद ध्रुपद मेला की बात करें तो यह मेला लगता है वाराणसी और वृंदावन। कहाँ? दो जगह लगता है, एक तो वाराणसी में लगता है, दूसरा वृंदावन में लगता है। अब इस मेले की खासियत क्या है कि संगीत प्रेमियों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण मेला, जहां विशुद्ध रूप से शास्त्रीय गायन की ध्रुपद शैली का प्रदर्शन होता है। शास्त्रीय गायन की कौन सी शैली? ध्रुपद शैली का प्रदर्शन किया जाता है। इसीलिए इस मेले को क्या कहते हैं? ध्रुपद मेला कहा जाता है। बात समझ में आ रही ना? उसके बाद अगला देखिए तो नटकैया मेला। यह कहाँ लगता है? वाराणसी का एक छोटा सा कस्बा है चेतगंज। कहाँ है? चेतगंज, वाराणसी। यह करवा चौथ के दिन आयोजित होने वाला एक अनोखा मेला है, जिसमें रामायण के उस प्रसंग का सजीव मंचन किया जाता है जहां लक्ष्मण ने सूर्पनखा की नाक काटी थी। सीधी सी बात आप ये समझिए कि यहाँ पर एक नाट्य रूपांतरण पेश किया जाता है जब लक्ष्मण ने सूर्पनखा की नाक काटी थी। और ये मेला लगता कहाँ है? तो भैया ये मेला चेतगंज में लगता है, और इसीलिए इसका नाम क्या है? नकटैया मेला। क्या नाम है? नकटैया मेला। अब अगले मेले की ओर चले तो रथ यात्रा मेला। भाई साहब ये मेला जो है वाराणसी में लगता है। पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा की तर्ज पर वाराणसी में भी भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। मतलब जिस तरह जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ साहब की रथ यात्रा निकाली जाती है, ठीक उसी तरह वाराणसी में क्या किया जाता है कि भगवान जगन्नाथ और सुभद्रा तथा बलराम जी की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है, और उसी को रथ यात्रा मेला कहते हैं। अब अगला मेला जो है वो विंध्याचल देवी मेला है। क्या है? विंध्याचल देवी मेला, जो मिर्जापुर जिले में लगता है। ये कब लगता है? चैत्र और अश्विन नवरात्रि में मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए लाखों भक्तों का तांता लगता है। यह भारत के प्रमुख 51 शक्तिपीठों में से एक है। मतलब यह कहाँ लगता है?
विंध्यवासिनी माता के दर्शन के लिए यह जमावड़ा लगता है, जिसको नाम क्या दिया गया है? विंध्याचल देवी मेला। और ये कहाँ लगता है? मिर्जापुर जिले में, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो थे, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण मेले थे। अब हम इनके आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जो उत्तर प्रदेश के मेलों का महत्व केवल पूजा पाठ, धार्मिक रीति रिवाजों तक सीमित नहीं है, बल्कि इनमें क्या है कि दूरगामी पहलू भी हैं, कई दूरगामी पहलू हैं। जैसे आर्थिक महत्व की अगर बात करें तो रोजगार का सृजन। एक छोटे से मेले से लेकर महाकुंभ जैसे विशाल आयोजनों तक लाखों स्थानीय कारीगर, दुकानदार, नाविक, गाइड, होटल व्यवसायियों और परिवहन चालकों को सीधे रोजगार मिलता है। अब की बार आपने सुना होगा, अभी पिछले वर्ष महाकुंभ में कुछ लोग ऐसा, इंस्टाग्राम पे मैंने देखा था, जो है वीडियो वायरल था कि भैया ऐसा है कि चंदन ले लीजिए और टीका लगाइए और पैसा कमाइए, ये सब ऐसा चल रहा था। तो मतलब सीधी सी बात है कि जो उत्तर प्रदेश के मेले हैं या जहां कहीं भी मेले हैं, उनका काम सिर्फ उत्सव या मेला नहीं है, वो रोजगार का सृजन भी करते हैं। उसके बाद कुटीर उद्योगों को बढ़ावा है। क्या है? कुटीर उद्योगों को बढ़ावा। मेलों में जो स्थानीय क्या है? स्थानीय हस्तशिल्प, जैसे भदोही के कालीन, स्थानीय हस्तशिल्प जैसे भदोही के कालीन, सहारनपुर की लकड़ी की नक्काशी, फिरोजाबाद की चूड़ियां, कन्नौज का इत्र की बिक्री बहुत बड़े पैमाने पर होती है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है उसको मजबूती मिलती है। क्या होता है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। अब अगर हम पशुधन की बात करें तो जैसे बटेश्वर मेला है, दादरी मेला है, मकनपुर का मेला है, इन मेलों में क्या होता है? करोड़ों रुपए के पशुओं का व्यापार होता है, जो किसानों के लिए आय का एक बहुत बड़ा जरिया है। बात समझ रहे हैं ना आप लोग? अब अगर हम इसके सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द की बात करें तो देवा शरीफ है, नौचंदी जैसे मेले जो हैं, इस बात का जीवंत उदाहरण है कि कला और श्रद्धा किसी धर्म की मोहताज नहीं होती। यहाँ जो हिंदू हैं और मुस्लिम हैं, कंधे से कंधा मिलाकर त्योहार मनाते हैं। उसके बाद सामूहिक मिलन पर अगर बात करें तो आधुनिक युग में जहां लोग मोबाइल और इंटरनेट में व्यस्त हैं, ये मेले आज भी क्या करते हैं? ग्रामीण परिवेश में आपसी मेल मिलाप, रिश्तेदारों से मिलने और सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने का माध्यम है। उसके बाद हम अगर इसकी सांस्कृतिक संरक्षण की बात करें तो इन मेलों में क्या होता है? मंचों पर उत्तर प्रदेश की पारंपरिक लोक कलाएं जैसे नौटंकी है, रासलीला है, रामलीला, कजरी, आल्हा गायन, बिरहा और चरकुला नृत्य जीवित है। यदि ये मेले ना हो तो शायद हमारी ये प्राचीन विधाएं बिल्कुल विलुप्त हो जाएंगी, जिनको हम जान ही नहीं पाएंगे। इतनी बातें आप सभी को क्लियर है? तो देखिए, अब एक बात समझिए कि उत्तर प्रदेश में जो मेले लगते हैं वो यहाँ गंगा जमुनी तहजीब, जो गंगा जमुनी तहजीब है उसके सच्चे संवाहक हैं। मतलब प्रयागराज के संगम पर उमड़ने वाली भीड़, अगाध श्रद्धा से लेकर देवा शरीफ की मजार पर गूंजती कव्वालियों तक, और बरसाने की लठमार होली की उमंग से लेकर बुंदेलखंड के आल्हा के शौर्य तक, हर मेला अपने आप में एक अनूठी कहानी समेटे हुए है। क्या किए है? अनूठी कहानी समेटे हुए है। ये मेले जो है उत्तर प्रदेश की आत्मा है, जो सदियों से बिना किसी भेदभाव के मानवता, प्रेम और भाईचारे का संदेश पूरी दुनिया को दे रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी अगर हम इन मेलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक और भौगोलिक स्थिति को समझने के लिए अत्यंत अनिवार्य है। और उत्तर प्रदेश टीईटी की अगर हम बात करें तो इन मेलों से प्रत्येक बार कम से कम 1 या 2 प्रश्न उत्तर प्रदेश टीईटी की परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपने अब तक जितने भी मेलों के बारे में पढ़ा है, इनमें से आपकी जो आगामी परीक्षा है उसमें कम से कम 1 या 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, और उम्मीद करता हूं कि आप वो प्रश्न बिल्कुल सटीक जवाब उनका दे करके आएंगे, बिल्कुल कोई गलती नहीं करेंगे। और इस मेले के नोट्स की अगर आपको पीडीएफ की आवश्यकता है तो आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो करिए, जहां आपको पीडीएफ अवेलेबल मिलेगी।
तब तक के लिए धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर करेंगे उत्तर प्रदेश टीईटी की परीक्षा में। जय हिंद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।